नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और चैप्टर का नाम रहेगा आपके पास है हाइट और डिस्टेंस, यानी कि ऊंचाई और दूरी। कंप्लीट चैप्टर को हम टाइप बाय टाइप पढ़ने वाले हैं। पहले हम बिल्कुल आराम से इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट समझने के बाद में कंप्लीट जो चैप्टर है ये फुल अपडेटेड है और टाइप बाय टाइप है। जैसे अगर आप बात करोगे, सबसे पहले टाइप नंबर 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है किसका है, आपके पास है ग्रुप डी का है। इस तरीके से आप देख लीजिए, कोई सा क्वेश्चन अगर आप उठा के देखोगे तो सभी क्वेश्चंस आपको फुल अपडेटेड मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही टाइप के अंदर है। जैसे आप टाइप नंबर 2 में आ जाइएगा, देखिए ये आपके पास है। कहने का मतलब ये है कि पहले हम क्या करेंगे, अच्छे से सर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद में इन क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करेंगे। और कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही तरीके से हम सभी क्वेश्चनों को बनाएंगे, और वो रहेगा आपके पास है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में आपको पता ही है, हम एक फॉर्मूले का यूज करते हैं। दी गई राशि बट्टे में हम उसका यूनिट लिखते हैं, ऊपर जो राशि लिखते हैं उसी का हम यूनिट लिखते हैं, और जिसका हमको मान निकालना होता है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, उसी फॉर्मूले का यूज करके हम सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आइएगा, शुरुआत करिएगा। सबसे पहले कोई नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ लीजिए। जैसे देखिए, जब भी आपने हाइट और डिस्टेंस पहले अगर कभी भी पढ़ा है तो आपने दो कोणों का नाम जरूर सुना होगा। एक होता है आपके पास उन्नयन कोण और एक होता है अवनमन कोण। उन्नयन कोण कौन सी जगह पर बनता है, अवनमन कोण कौन सी जगह पर बनता है, और क्या सर इन दोनों के मान समान होते हैं कि नहीं होते हैं। क्या हमको ये जानना जरूरी है कि उन्नयन कोण कहाँ पर बनेगा और अवनमन कोण कहाँ पर बनेगा। क्या ये चीजें हमको याद होगी तभी क्वेश्चन राइट होगा, या फिर हम वैसे भी क्वेश्चन को बना पाएंगे, ये सारी बातें हम जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि अगर मान लीजिए कोई आदमी यहाँ पर है, आप यहाँ पर हो, अगर यहाँ से आप ऊपर की साइड देखना स्टार्ट करते हो तो उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। उसे हम कहते हैं एलिवेशन कोण, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन। किस तरीके से है, मान लीजिए सर यहाँ पर कोई आदमी है और ये आदमी किस साइड में देखना स्टार्ट करता है। ये जो लाइन है आपके पास है, ये वाली लाइन क्षैतिज लाइन कहलाएगी। ये वाली जो लाइन है वो क्या है आपके पास है, क्षैतिज लाइन है आपके पास है। और यहाँ इस लाइन से मान लीजिए ऊपर की साइड देखना स्टार्ट करेगा तो इसे हम कहते हैं उन्नयन कोण। यानी कि हम ये कह सकते हैं ये वाला जो थीटा है ये क्या है आपके पास, सर ये हमारे पास उन्नयन कोण है। ये क्या है हमारे पास, उन्नयन कोण है। ठीक है। और अगर मान लीजिए आपके पास है आदमी यहाँ पर है और यहाँ से मान लीजिए नीचे की साइड देखता है, जैसे यहाँ से नीचे की साइड देखता है, तो यहाँ पर ये जो थीटा बनेगा इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ डिफ्रेशन। यानी कि ये क्या कहलाएगा आपके पास है, सर ये हमारे पास है अवनमन कोण है। जिसकी लैंग्वेज को आपने सुना होगा कि मान लीजिए कोई आदमी यहाँ से नीचे की साइड देखेगा, अगर वो झुकेगा अवनमन करेगा तो यहाँ ये जो कोण है इसको क्या कहेंगे, सर ये बनेगा हमारे पास है अवनमन कोण। ये क्या कहलाएगा आपके पास, अवनमन कोण कहलाएगा। क्लियर है। यानी कि यहाँ से अभी तक आपने क्या सीखा, सर हमने ये सीखा कि अगर कोई आदमी ऊपर की साइड देखेगा, जैसे यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है और सीधे मान लीजिए इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर वाले सिरे को देखेगा तो उन्नयन कोण बनेगा। और अगर मान लीजिए वो किसी पहाड़ी पर या इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर है और ऊपर से किसको देखेगा, ऊपर से इस पॉइंट को देखेगा, यानी वो नीचे की साइड अगर नज़र करता है, जैसे मान लीजिए आपकी ये नज़र है, नज़र को अगर आप ऊपर उठाते हो तो वह उन्नयन कोण कहलाएगा, नीचे उठाते हो झुकाते हो तो वह अवनमन कोण कहलाएगा। लेकिन आपको इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। सबसे पहली बात, मान लीजिए आप ये कहोगे सर हमने ऊपर की साइड अवनमन कोण बना दिया और नीचे उन्नयन कोण बना दिया, तो क्या क्वेश्चन गलत हो जाएगा? क्या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? वो इसलिए नहीं होगा कि ये थीटा और ये थीटा आपके पास है बराबर होते हैं। यानी कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण के मान क्या होते हैं आपके पास है, बराबर होते हैं। इसलिए कोई भी इफेक्ट इससे नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे। यानी अगर आप ये नहीं भी जानते हो कि सर उन्नयन कोण एलिवेशन कोण कहाँ पर बनता है, अवनमन कोण कहाँ बनता है, तो भी आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों के मान क्या होते हैं आपके पास है, बराबर होते हैं। बस आप इनका रेशियो अच्छी तरीके से याद रखिएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, इनका रेशियो याद रखना है। अब आप ये कहोगे सर रेशियो क्या होता है आपके पास है। रेशियो की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिएगा, हमारे पास है, हम लेते हैं 30 डिग्री। हम यहाँ पर लेंगे कितना, 30 डिग्री। यानी 30 डिग्री के जो रेशियो है, जो यूनिट है, वो आपको याद होनी चाहिए। किस फॉर्मेट में? लंब के फॉर्मेट में, आधार के फॉर्मेट में और कर्ण के फॉर्मेट में। तो 30 डिग्री के लिए जो यूनिट बनती है, लंब की यूनिट, आधार की यूनिट और कर्ण की यूनिट, वो क्या होती है आपके पास? तो वो होती है सर हमारे पास है 1,
√3 और ये आपके पास है 2 है। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर अगर मान लीजिए थीटा का मान आपके पास है 30 डिग्री है तो उसके लंब जो रहेगा ना वो यूनिट के फॉर्मेट में एक रहेगा, ये परमानेंटली फिक्स होता है। और आपके पास है आधार क्या रहेगा, √3 रहेगा। कर्ण क्या रहेगा, आपके पास है 2 रहेगा। कैसे रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये जो थीटा है और ये कितना है आपके पास है, सर ये जो थीटा है आपके पास है यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है, क्या दिख रहा है आपको, ये कितने डिग्री का कोण है आपके पास है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हो सर यहाँ से ये जो थीटा है यहाँ के पास है ये कितने का, 30 डिग्री का है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर साइन 30 का मान रखना है। सबसे पहले इसके आगे साइन चिपका दीजिए आप, और साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है सर, साइन 30 डिग्री का जो मान होता है ना वो होता है आपके पास है 1/2। कितना होता है आपके पास है, 1/2। ये आप जानते हुए होंगे 1/2 होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि साइन का मान क्या होता है तो हम लाल बटे कक्का का यूज करते हैं। लाल बटे कक्का से हम क्या करते हैं सर, ये पता लगा लेते हैं कि साइन थीटा का मान कौन सी भुजा बटे कौन सी भुजा होता है। तो ये साइन है, ये कॉस है और ये टेन है। साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर लंब बटे क्या होता है आपके पास है, कर्ण होता है। तो लंब की यूनिट कितनी होती है आपके पास है 1, कर्ण की यूनिट कितनी होती है आपके पास है 2। तो आप यहाँ लिख दीजिए, यानी थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाएगी आपके पास है, लंब कहलाएगी। और ये आपके पास है कर्ण है, ये इसमें नो डाउट आपके पास है। और ये क्या कहलाएगा आपके पास सर, ये हमारे पास है आधार कहलाएगा, बेस कहलाएगा। ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर लंब का मान कितना आपके पास है, सर लंब का मान हमारे पास है 1 है, कर्ण का मान कितना आपके पास है 2 है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट के द्वारा आप आधार का मान निकाल सकते हो और ये आपके पास √3 आएगा। कैसे निकालोगे, आधार का जो मान होता है वो होता है आपके पास √ का निशान, कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर। तो आप ये कह सकते हो सर 4 का 2 का स्क्वायर हम करेंगे और -1 का स्क्वायर करेंगे। तो 4 - 1 यानी कि आपके पास में कितना आएगा, √3 आएगा। तो इस तरीके से हमने ये निकाल लिया। तो आपको ये पूरी कहानी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे रट्टा मारोगे आगे चल करके। सर 30 डिग्री के लिए 132 होता है, ये लंब आधार कर्ण इसी फॉर्मेट में याद रखना है आपको। यानी कि ये कितना आपके पास है, 132 है, ये 30 डिग्री की बात है। हम ऐसे 30 का भी याद करेंगे, 60 का भी याद करेंगे, 45 का भी याद करेंगे। 3 थीटा ही हमेशा यहाँ पर आपको बनते हुए दिखेंगे। कितने थीटा बनेंगे, 3 थीटा। तो एक बार अलग अलग सभी को कर लेते हैं हम, फिर अच्छी तरीके से एक साथ लिख लेंगे हम इन तीनों को। यानी कि आइएगा, अब की बार आप क्या करोगे सर, अब की बार हम थीटा बना लेते हैं 45 डिग्री तरीके से। चलिए, क्योंकि पहले हमने 30 डिग्री बनाया, तो हाँ अब की बार हम यहाँ पर कितना बनाएंगे, 45 डिग्री। कितना बनाएंगे, 45 डिग्री। तो सबसे पहले ये क्या है आपके पास है, लंब है, आधार है और कर्ण है। वैसे आपको सीधे रट्टा मारना है सर, 45 डिग्री का जो मान होता है ना वो होता है आपके पास है 112। वो कितना होता है आपके पास है, 112। यानी यहाँ √ लग जाएगा। और वैसे आप निकालना चाहो तो निकाल दीजिए। जैसे साइन 45 डिग्री, साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। और आप अच्छे से जानते हो कि साइन का मान तो लंब बटे कर्ण होता है। तो हम ये कह सकते हैं सर लंब का मान कितना आपके पास है, 1 है, और कर्ण का मान कितना आपके पास है, √2 है। तो ये ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा आपके पास है सर, ऑटोमेटिकली ये आपके पास है कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कैसे आ गया आपके पास, ये 1 हमारे पास ऐसे आ गया। आपको आधार का मान निकालना था, √ का निशान, कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर √2 है, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और -1 तो आप ये कह सकते हो √1, और √1 में से बाहर कितना आएगा, 1। यानी कि हम ये कह सकते हैं ये जो बेस है, ये जो आपके पास आधार है, इस आधार का मान परमानेंटली और फिक्स होता है। अगर यहाँ पर 45 डिग्री है तो आधार 1 होगा, लंब आपके पास कितना होगा सर, लंब हमारे पास है 1 होगा, और कर्ण की अगर हम बात करें तो ये कितना होगा आपके पास है सर, कर्ण हमारे पास है √2 होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो हम सीधे याद रखेंगे आगे चल करके कि 45 डिग्री का मान कितना होता है, 112। तो अभी तक हमने क्या याद किया, 132, 112 और 312 और है 60 डिग्री के मान में। यानी कि इसी तरीके से सर हमारे पास में मान लीजिए यहाँ पर थीटा का मान कितना है, ये आपके पास है 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री है तो 60 डिग्री के सामने ये आपके पास लंब कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा आपके पास है, कर्ण, और ये क्या कहलाएगा आपके पास है, आधार। ये क्या है आपके पास है सर, ये बेस है, आधार। तो सबसे पहले आप लंब से शुरुआत करोगे, लंब, आधार, और ये आपके पास है कर्ण। जैसे मुझे याद है, मैंने कैसे याद किया, 60 डिग्री का मतलब होता है आपके पास है 312।
कितना होता है 312। सिर्फ इसके ऊपर अंडर रूट लगेगा, बाकी किसी के ऊपर नहीं लगेगा। और वैसे आप निकाल दीजिए साइन आगे चिपका के। साइन 60 का जो मान होता है वो होता है आपके पास अंडर रूट 3/2, यानी कि लंब बटे क्या होता है आपके पास कर्ण होता है। तो लंब का मान कितना आएगा आपके पास अंडर रूट 3 आएगा, कर्ण का मान कितना आएगा आपके पास 2। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 3 कितना आएगा आपके पास 1 आएगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सर हमारे पास है अभी तक हमने जो सीखा है, देखो ये फिक्स और परमानेंट बातें होती है। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँगा कि 60 डिग्री के लिए ये जो है ना आपके पास है लंब अंडर रूट 3, ये ऐसा नहीं है कि ये पूरे लंब का मान है यहाँ से लेके यहाँ तक अंडर रूट 3 है, बल्कि ये इसका मान यूनिट के फॉर्मेट में है। और ये शायद मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि ये जो बैच चल रहा है इसका नाम है रेलवे चैंपियंस 3.0 बैच। और बिल्कुल इसमें आपने रेशियो से पढ़ना शुरू किया होगा। अगर रेशियो से पढ़ना शुरू किया तो मैंने बाकायदा आपको ये बताया है कि कंप्लीट मैथमेटिक्स में यूनिट कितने टाइप की होती है। कंप्लीट मैथमेटिक्स में यूनिट कितने टाइप की होती है? सिर्फ 2 टाइप की। एक होती है आपके पास है रेशियो के फॉर्मेट में, जैसे ये आपके पास है। एक होती है यूनिट आपके पास है परसेंटेज के फॉर्मेट में। इसके अलावा कोई यूनिट इससे धरती पर नहीं बनी है जो मैथमेटिक्स को सॉल्व कर सके। और हम एक फॉर्मूला है परमानेंट फिक्स फॉर्मूला, उसका हम यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है आपके पास? सर हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर लिखते हैं दी गई राशि, जो भी राशि लिखी हुई है, और बट्टे में क्या लिखेंगे? ऊपर जो भी राशि लिखेंगे ना उसी राशि को हम दोबारा से नीचे लिखेंगे। पूरे चैप्टर की बात कर रहा हूं आपको मैं, कंप्लीट मैथ की बात कर रहा हूं। यहाँ पर आप जो भी ऊपर राशि लिखोगे उसी को नीचे लिखोगे, तो उसी राशि का यूनिट में मान, और गुणा करोगे आप किसका की यूनिट से? जिसका भी आपको मान निकालना उससे आप गुणा करोगे। तो हम क्या करते हैं, इस चैप्टर के लिए कुछ यूनिट याद कर लेते हैं। कुछ क्या कर लेते हैं? यूनिट। कैसे यूनिट? सर ये लंब है, ये आधार है, ये लंब है, ये आधार है, और ये क्या है आपके पास है कर्ण। सबसे पहले हम 30 डिग्री की यूनिट याद करते हैं। यानी 30 डिग्री की अगर हम बात करें, किसकी अगर हम बात करें 30 डिग्री की, तो 30 डिग्री की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है? सर ये होती है आपके पास है 132। कितनी होती है आपके पास? 132। रूट का निशान ये आएगा, थोड़ा सा रूटों का ध्यान रखना है। और वैसे भी आपको पता है एस, ये जब आप ट्रिकोनोमेट्री पढ़ते हो तो किसी का भी मान ऐसा नहीं होता जिसमें सीधा 3 आता हो मान, अंडर रूट में ही आता है। जब जब 3 आएगा तब इस बात को ध्यान रखें। इसी तरीके से अगर हम 45 डिग्री की बात करें तो 45 डिग्री का क्या होता है सर? 112। क्या होता है? 112। ये आपके पास अंडर रूट 2 में जाएगा। अगर हम 60 डिग्री की बात करें तो 60 डिग्री में क्या होता है आपके पास है? 312। ये कितना होता है? अब ये आया कैसे है? ये अभी हम सॉल्व करके आ रहे हैं। यानी कि मैं आपसे ये कहता हूं कि आप मुझे बताइए 60 डिग्री के लिए आधार की यूनिट कितनी है? तो 1 है। यानी कि क्वेश्चन में अगर आधार दिया हुआ है तो क्वेश्चन में से तो आधार आप ऊपर लिखोगे और नीचे लिखोगे आप उसी आधार की यूनिट, और जिसका हमको मान निकालना उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे बाकायदा। जैसे क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके पास है ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्लियर दिख रहा है क्वेश्चन, या फिर थोड़ा सा जूम किया जाए बताऊं? एक बार मैं थोड़ा सा देख लेता हूं, क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है? ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहला काम क्या है कि आप छोटा मोटा इनमें डायग्राम बनता है, आपको डायग्रामों से घबराना नहीं है। नॉर्मल टपोरी से डायग्राम होते हैं इनके। क्या है आपके पास है? एक सिड्डी दीवार के सहारे जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो आप बताइए कि एक सिड्डी नहीं बना सकते आप अच्छी तरीके से जानते हो सर, ये हमारे पास है दीवार है और सिड्डी हमेशा तिरछी रहती है। भाई सिड्डी ये है ना आपके पास है, क्योंकि ये तो आपके पास है दीवार है, दीवार हमेशा सीधी रहेगी। एक सीढ़ी दीवार के सहारे जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर ये जो कोण है ये कितना आपके पास है सर? ये हमारे पास 60 डिग्री का कोण है। और ये क्या है हमारे पास सर? ये हमारे पास है सीढ़ी है जो हमने बना दी है। और ये क्या है सर? ये हमारे पास है दीवार है। ये क्या है हमारे पास है? दीवार। और ये क्षैतिज लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि सीढ़ी का निचला हिस्सा दीवार से 5 मीटर दूर है, यानी हम ये कह सकते हैं निचला हिस्सा कहाँ से? यहाँ से कितने मीटर दूर है आपके पास है? 5 मीटर दूर है। तो आपको ये बताना है कि सीढ़ी की लंबाई कितनी है। सीढ़ी यहाँ पर है आपको, यानी कि आप ये कह सकते हो कि इसका आपको मान निकालना है। इसका क्या निकालना है? मान निकालना है। तो एक फॉर्मूला आप याद करिए। आप सबसे पहले ये देखोगे कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, आपको ये पता करना है कि क्या आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है।
तो आप ये कहोगे कि सर क्वेश्चन में हमको आधार दे रखा है, भाई इसको आधार ही कहोगे ना आप। अगर क्वेश्चन में आपको आधार दिया हुआ है तो पहले आप आधार लिखिए। अब ये आधार आपने क्वेश्चन में से लिखा है तो इस आधार की आप यूनिट लिखिए नीचे। क्यों लिखिए? क्योंकि आधार बटे आधार आएगा। अब आधार की यूनिट आती कितनी है वो आपको 60 डिग्री के बारे में पता होना चाहिए कि सर 60 डिग्री का जो रेशो होता है ना वो लंब आधार और कर्ण में क्या होता है, √3 एक 312 होता है, तो ये होता है। यानी हम ये कह सकते हैं सर आधार की जो यूनिट होती है, आधार की जो यूनिट होती है 60 डिग्री में वो कितनी होती है, 1 होती है। तो आधार बटे आधार जिसका मान निकालना है उससे मल्टीप्लाई करना है, किसी का मान निकालना हो। आपसे बताइए इसमें CD की लंबाई, CD को लंबाई को हम कर्ण का रूप नाम देंगे, CD का मतलब कर्ण है यहाँ पर, तो कर्ण का मान निकालना है तो कर्ण की यूनिट कितनी है, 2 है, क्योंकि हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं जिसका हमको मान निकालना होता है उससे, तो बस आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो आंसर आएगा वो 10 मीटर आएगा, जो कि किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ऐसे आपको क्वेश्चनों को बनाना होता है इस चैप्टर के अंदर। एक बार फिर से सुनिए, हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, सर हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। आप आराम से फॉर्मूले को पढ़ो और एक बार इन सबको रट्टा मारो 1 मिनट के अंदर, फटाफट से रटो आप इनको, फटाफट से रटिएगा आप इनको, क्योंकि ये आपको याद होंगे तभी आगे के क्वेश्चन आप बना पाओगे। रटिएगा। अगर थोड़ा बहुत में आपने रटा है तो आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर, और आराम से क्वेश्चन को पढ़िए कि क्या क्वेश्चन है आपके पास है, फिर हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। पढ़ लीजिए क्वेश्चन को आप। क्वेश्चन क्या है आपके पास है, एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूर एक बिंदु पर जमीन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिएगा। यानी एक मीनार के आधार से, एक मीनार है हमारे पास, मान लीजिए सर हमने ये मीनार बना ली, ये इसका आधार है, आधार से 20 मीटर दूर, आधार से कितने मीटर दूर आपके पास है, 20 मीटर दूर। यानी फिक्स, फिर से आप कह सकते हो सर आधार दिया हुआ है इस बार, से दूर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी कि ये मीनार थी, ये मीनार का शीर्ष है, तो हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। कहाँ से बनाना करेंगे, क्योंकि उन्नयन कोण ऊपर की साइड बनता है, तो हम ये कह सकते हैं एक तरीके से सर ये वाला जो कोण है ना इसको हम उन्नयन कोण कहेंगे, और इसका नाम कितना आपके पास है, 30 डिग्री है। कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा क्योंकि उन्नयन कोण अवनमन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कोण कितना आपके पास है, 30 डिग्री है। ये आपके पास ये दिया, पूछा क्या है, मीनार की ऊंचाई। आप बताइए ये आपके पास है जो मीनार थी, इस मीनार की आपसे ऊंचाई पूछी, क्या आप ये नहीं कह सकते कि सर इसने एक तरीके से हमसे इसने लंब पूछा है, भाई इसने लंब का मान ही तो पूछा है। ये मीनार है और मीनार का मतलब लंब होता है, मीनार मीनार का मतलब लंब होता है, तो दिक्कत ही कहाँ आएगी हमको। और थीटा कितना आपके पास है, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री की आपको यूनिट पता होनी चाहिए। 30 डिग्री को क्या लिखाया था मैंने, सर 30 डिग्री का होता है 132, कितना होता है आपके पास, 132 होता है लंब आधार, और ये आपके पास है कर्ण, 1 √3 और ये 2। क्लियर है आपके पास, ठीक है। तो अगर हम देखें तो अब पहले हमको ये देखना है कि दिया क्या है, सर हमको ये वाली लाइन का मान दिया है, इस वाली लाइन को हम आधार कहते हैं, यानी आधार का मान दिया तो आधार बट्टे में आधार। बताइए 30 डिग्री के लिए आधार कितना है, तो √3 होता है। आपको मान किसका निकालना है, आपको मान निकालना लंब का, किसका मान निकालना, लंब का। लंब की यूनिट कितनी होती है आपके पास है, 1 होती है, बस सॉल्व कर दीजिए आंसर आ जाएगा। कभी भी अगर आप ट्रिकोनोमेट्री में अंडर रूट के क्वेश्चन से सॉल्व कर रहे हो, और अगर मान लीजिए आपके पास है हर में अंडर रूट आ जाता है, फिर से सुनिए आप, हर में अगर अंडर रूट आ जाता है तो आपको करना क्या है, ऊपर नीचे √3 से, यानी अंडर रूट को हटाना जरूरी है। और हटाएंगे कब, तब जब हम उसे अंडर रूट से ही मल्टीप्लाई करेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं सर इसको हम √3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही हमने मल्टीप्लाई कर दिया ये 3 हो जाएगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं सर 20 √3
और बट्टे में कितना आएगा आपके पास, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करोगे तो 3 आएगा। अब देखिए वैसे तो अंडर रूट 3 का मान होता है 1.732, ये मान होता है, लेकिन आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, इसने ये कह रखा है कि जो अंडर रूट 3 है ना, उस अंडर रूट 3 का मान आपको 2 लेना है। आपको अंडर रूट 3 का मान कितना लेना है, अंडर रूट 3 का मान आपको 2 लेना है और फिर आपको आंसर बताना है। तो देखिए इतना भी हमको सरल करने की आवश्यकता इसमें थी नहीं, क्यों नहीं थी, क्योंकि उसने वो दे रखा है कि अंडर रूट 3 का मान आपको 2 लेना है। अगर हमको 2 लेना था तो अंडर रूट को हटाने की जरूरत ही कब थी, अगर जब हमको 2 ही इसका मान लेना था तो देखो ये तो था ही क्वेश्चन में भाई, ये तो हमने यहाँ तक सॉल्व किया था, लेकिन अंडर रूट 3 से जब गुणा करते जब हमको 1.732 लिखना होता तब इसने तो ये कह दिया कि आपको दशमलव में नहीं लिखना, अंडर रूट 3 का मान 2 ले लीजिए, आप 2 के लगभग ले लीजिए, तो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। यानी कि 2 का भाग देना तो ईजी होता है ना, तो हम ये कह सकते हैं कितनी बार जाएगा, 10 बार, तो आंसर आपके पास 10 मीटर आ गया। आंसर कितना आ गया, 10 मीटर। लेकिन ये 10 मीटर आंसर कब आया, जब बाकायदा उसने कोष्टक में मान दिया है कि यूज करिए आप अंडर रूट 3 का मान 2, जहां अंडर रूट 3 हो वहां पर आप 2 लिख सकते हो। ये है इस क्वेश्चन का अर्थ। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे फिर से आ जाइएगा और फिर क्वेश्चन को करिए। इसमें अंडर रूट 3 का मान जो होता है ना 1.732 वो ही आपको लेना है, इसने तो बाकायदा ये कहा है। तो आप आराम से तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़ के देखिएगा। पहले एक हेलीकॉप्टर 575 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। जमीन पर खड़ा एक व्यक्ति इसे 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है। उस व्यक्ति से हेलीकॉप्टर के ठीक नीचे जमीन पर स्थित बिंदु की क्षैतिज दूरी, यानी कि सिंपल सी बात यह है आधार पूछा है। कोई जरूरी नहीं है कि आप हर बार डायग्राम बनाएं, आप थोड़ा सा दिमाग ये भी लगा सकते हो। सर इसने क्षैतिज दूरी पूछी है और क्षैतिज दूरी पूछे तो क्षैतिज दूरी को क्या हम आधार नहीं कहते हैं, आधार ही कहते हैं ना। यानी कि आप ये कह सकते हो सबसे पहले कितने डिग्री का कोण है आपके पास है, 30 डिग्री का कोण है। आप बगैर डायग्राम के धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर मान लीजिए सर हमारे पास है 30 डिग्री का कोण है, तो 30 डिग्री के लिए पहले यूनिट लिखिए लंब की, आधार की और कर्ण की। कितना होता है आपके पास 132, एक अंडर रूट 3 और ये आपके पास 2 है। आपसे ये पूछा क्षैतिज, क्षैतिज दूरी, क्षैतिज दूरी को हम आधार बोलते हैं। यानी कि सर हमको इसका मान निकालना है, इसका हमको क्या निकालना है, मान निकालना है। अब आपको दिया क्या है, उसने दिया है कि एक हेलीकॉप्टर 575 मीटर ऊंचा है। ऊंचाई को हम लंबाई कह सकते हैं भाई, ऊंचाई को लंबाई कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सर हमको इसका मान दिया है, इसका मान तो हमको दिया है, इसका मान हमको निकालना, बस इतना सा क्वेश्चन है हमारे पास। अब आप ये कहोगे कि ये कर्ण की बारी कब आएगी, इसको हम क्या कहेंगे, ये कर्ण है ना आपके पास, ये तिरछी लाइन होती है, कर्ण हम इसी को बोलते हैं तिरछी लाइन को। तो सिड्डी की लंबाई हो गई, जैसे इसकी जगह सिड्डी होती है जो कि तिरछी होती है, या एक पतंग की जो डोरी हो गई आपके पास हम वो हो गई, तो उसे जो हम कहेंगे ना वो आपके पास कर्ण के अंदर आएगा। बाकी सीधी अगर जैसे एक हेलीकॉप्टर 575 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो जमीन पर खड़ा व्यक्ति इसे एक उन्नयन कोण के साथ देखता है, तो आप ये कह सकते हो ऊपर देखेगा ना, तो एक तरीके से इसका जो डायग्राम अगर आप बनाओगे, डायग्राम बनाओगे तो मान लीजिए यहाँ हेलीकॉप्टर है, तो यहाँ वाला जो व्यक्ति है ना ये वाली ऊंचाई पूछनी चाह रहा है, यहाँ पर खड़ा एक व्यक्ति इसको देखता है और ये वाला जो थीटा है वो कितना आपके पास है, 30 डिग्री है। तो इसने पूछा कि ये कितनी ऊंचाई पर है, ये ऊंचाई पर कितना है, 575 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो ये वाली ऊंचाई होती है वो। ये वाली ऊंचाई कभी नहीं है कि आप ये कहोगे कि सर ये वाली ऊंचाई है। मान लो आप बहुत दूर से देखोगे ऐसे, तो वो ऊंचाई थोड़ी ना काउंट होती है कि हेलीकॉप्टर कितना ऊंचा है। भाई हेलीकॉप्टर जब काउंट करेगा उसकी ऊंचाई तो ये करेगा कि वो जमीन से कितना है, अब आप कहीं से देख रहे हो चाहे, इसलिए हम कह सकते हैं कर्ण का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। तो देखिए दी गई राशि कितनी आपके पास है, 575 मीटर। 575 मीटर क्या है आपके पास है, लंब है, जिसका मान कितना 1 है। मल्टीप्लाई किससे करोगे सर, जिसका हमको मान निकालना है उससे। आपको आधार का मान निकालना तो अंडर रूट 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। तो 575 और अंडर रूट 3 का मान कितना, 1.732, 1.73 लिखना है। अब इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर दिखाई देगा। अब हम कैसे पता लगाए कि सर आंसर कितना आएगा, क्योंकि दशमलव में तो
थोड़ा मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप एक काम करिएगा, इन सबका यूनिट डिजिट वो डिजिटल सम निकालिए, क्योंकि यूनिट डिजिट से हम मैच नहीं कर सकते। ये 15 आएगा तो सबके लास्ट में देखो ये 75 75 दे रखा है, केवल एक ऑप्शन हम काट सकते हैं। ये देखिए इन सब में दशमलव है, इसमें दशमलव नहीं है, तो सिर्फ एक ऑप्शन आपके पास कटेगा। कितना ऑप्शन कटेगा? एक ऑप्शन कटेगा, बाकी कोई ऑप्शन हमको यहाँ कटते हुए नहीं दिख रहे। तो हम क्या करेंगे, इसमें डिजिटल सम यूज करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना आ रहा है। अब आप ये कहोगे सर डिजिटल सम हम नहीं जानते, तो बहुत ईजी होता है, कुछ नहीं करना है। जैसे आप नॉर्मल गुणा करते हो वैसे गुणा करो, जैसे आप नॉर्मल जोड़ते हो वैसे जोड़ो, जैसे आप घटाते हो वैसे घटाओ। सिर्फ भाग देने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो हम भाग को तो यहाँ छेड़ ही नहीं रहे, तो हमको गुणा करना है। गुणा किसको करना है? देखो डिजिटल सम किसको कहते हैं। सबसे पहले आप इन सबको जोड़ दो, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10, 10 और 7 17, 17 को फिर से जोड़ो। सर 17 को फिर से जोड़ेंगे तो 8 आएगा, तो इसका डिजिटल सम 8 आएगा, गुणा का निशान। ये 10 और 11, 11 को फिर से जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2, यानी कि ये वापस सर 16 हो जाएगा। और 16 को आप जोड़ोगे तो सर इसका आंसर 7 आना चाहिए। 7 हमने कैसे लिखा? सर हमने इन सब अंकों को जोड़ दिया, जोड़ जोड़ करके एक अंक में ले आए। तो जोड़ करके एक अंक में लाना ही डिजिटल सम कहलाता है। एक बार फिर से सुनिएगा, अगर आप संख्याओं को जोड़ जाड़ के एक अंक में ले आते हो तो आपका डिजिटल सम सही है। जैसे हमने क्या किया, इन सबको जोड़ा, 10 10 और 11, 11 को फिर से जोड़ा तो हमारे पास 2 हो गया। इसी तरीके से जब हमने इनको जोड़ा था हमारे पास कितना हो गया? सर हमारे पास 8 हो गया। अब जिसका डिजिटल सम 7 आ रहा होगा वही आपका आंसर। हम इसको चेक करते हैं। जब भी हम डिजिटल सम चेक करते हैं तो 9 वाली संख्या को हम काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि उसे काउंट करो या नहीं करो उससे क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ता है। तो सर हम जैसे ही डिजिटल सम चेक करेंगे, इसको 9 हो रहा है इसको हटा दो, इसका 9 हो रहा है हटा दो, 4 5 9 हो रहा है हटा दो। तो सर ए ऑप्शन हमारा राइट है, क्योंकि इसका डिजिटल सम हमारे पास है 7 आ रहा है। इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है? हमारे पास है 7 आ रहा है। ठीक है, और चेक कर लेते हैं। अगर हम इसे चेक करके देखते हैं, पहले इसको देख लीजिए। सर इसको चेक करेंगे, 9 कैंसिल 9 कैंसिल, 9 को तो हम गिनते नहीं है, 12, और 12 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा आपके पास? 3 हो जाएगा। इसको काउंट करिएगा, ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास। ये कितना हो रहा है आपके पास? 12 और 8 20, 20 और 8 28, और 28 को वापस से जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 10, यानी इसका डिजिटल सम 1 हो रहा है, इसका डिजिटल सम 7 हो रहा है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर था। तो यानी कि कहीं ना कहीं से आपको ये बातें सीखने की ज़रूरत है कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो और कैलकुलेशन अगर आपके पास इस तरीके की आ जाती है तो आपको डिजिटल सम जरूर आना चाहिए। आपको मैंने ये जो बैच है इसमें पहला चैप्टर का नाम हमने रेशियो लिखा है। रेशियो से ऊपर भी कुछ बेसिक क्लासें दी हुई है, 3 से 4 बेसिक क्लास है, उसमें 2 क्लासों के अंदर मैंने डिजिटल सम समझा रखा है, और बहुत बेहतरीन तरीके से समझा रखा है, बहुत कम टाइम में समझा रखा है। तो आप वहाँ जा करके एक बार डिजिटल सम को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, मैं आपसे ये कहूँगा। क्योंकि चलो मैं ये तरीका तो यहाँ पर ये समझा दूंगा कि ये तो कैसे आया है, लेकिन डिजिटल सम को अगर हम यहीं समझाने लगे तो फिर थोड़ा चैप्टर बड़ा हो जाएगा ये हमारा, ठीक है ना, इसलिए। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि आपको डिजिटल सम यहाँ के यहीं समझ में आता जाए। एक बार फिर से देखिए, एक मीनार के शीर्ष का भूमि पर स्थित एक बिंदु से 29 डिग्री है, वह बिंदु मीनार के पाद से 48 मीटर दूर है। आप मुझे ये बताइएगा कि 48 मीटर दूर है तो ये आपके पास आधार का मान है क्या? नहीं है, आधार का मान है, क्लियर है। मीनार की ऊंचाई, मीनार एक सीधी लाइन होती है, सीधी लाइन है, यानी सर ये हमारे पास एल का मान है, और एक तरीके से इसी का मान हमको निकालना है, तो आप लिख दीजिएगा। हम ये कह सकते हैं सर लंब और आधार। अब कर्ण की आवश्यकता ही नहीं है भाई, कर्ण की हमको आवश्यकता ही नहीं है, तो कर्ण की यूनिट हम हर बार क्यों लिखेंगे? अगर हर बार नहीं लिखनी है तो देखिए 30 डिग्री के लिए यूनिट लिखो। सर 30 डिग्री की जो यूनिट होती है ना वो होती है आपके पास है 13। अब आप इतना सा याद करो कि कर्ण की आवश्यकता बहुत कम है, यानी कि अगर हम कर्ण को हटा दें तो इनकी यूनिट क्या होती है? सर इनकी यूनिट होती है आपके पास है 13, 11 और 31, बस ये यूनिट होती है। और यहाँ पर अंडर रूट आएगा क्योंकि 3 अकेला कभी रहता नहीं है, यानी हम ये कह सकते हैं सर इनकी यूनिट होती है 13, 11, 31। वैसे आपको ये 30 डिग्री होता है और ये कितना होता है आपके पास 60 डिग्री, 13 का उल्टा 31 होता है, और जो मान 30 डिग्री के होते हैं ना उसके उल्टे 60 डिग्री के मान होते हैं।
आप अगर अच्छी तरीके से पढ़ोगे ट्रिकोनोमेट्री को, सारणी को, तो जो मान 30 डिग्री के होते हैं उसके अपोजिट किसके होते हैं, 60 डिग्री के मान होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं सर 13 का उल्टा क्या होता है, 31 होता है। तो आपको अगर कर्ण को उठा करके याद रखना है, क्योंकि कर्ण तो सब में दो दो होता है, एक में अंडर रूट लगता है, वो 45 डिग्री में लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पर 13 होता है इसका यूनिट। अब आप जमा दीजिए फॉर्मूले में, दी गई राशि आधार का मान दिया है, यानी हम ये कह सकते हैं सर इसका मान हमको दिया है, इसका मान हमको दिया है, हमसे किसका मान पूछा है, इसका मान पूछा है। तो आप सोल्व करिए, 48 बट्टे में जिसका मान दिया उसका भाग दीजिए आप, और जिसका आपको मान निकालना उससे मल्टीप्लाई करिए। अब अंडर रूट 3 है, इसने कहीं पर भी नहीं कहा है कि आप अंडर रूट 3 का मान 2 रखो कि 3 रखो। अगर कहीं पर नहीं दिया है तो अब आपको अंडर रूट को हटाने के लिए ऊपर नीचे अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अंडर रूट 3 से आप यहाँ भी मल्टीप्लाई करिए और यहाँ भी मल्टीप्लाई करिए, आगे का रिजल्ट देखिए। ये 48 अंडर रूट 3, जब हम अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करते हैं तो ये हट जाता है और आपके पास 3 आ जाएगा केवल और केवल। तो इससे कितनी बार कटेगा, आपके पास है 16 बार। तो इस तरीके से आपके पास है 16 रूट 3 आएगा, जो कि आपको किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा, जो कि आपको डी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ऐसे आपको क्वेश्चनों को बनाना होता है। अब आप वीडियो को रोक करके और एक बार अगला जो क्वेश्चन है ना, इसको खुद से बनाने की कोशिश करिएगा। मुझे यकीन है कि आप क्वेश्चनों को आराम से बना पाओगे। सारे क्वेश्चन टाइप बाय टाइप सेट कर रखे, ध्यान रखिए, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आए। जैसे देखिएगा, एक मीनार भूमि पर खड़ी है, मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर, यानी कि फिक्स है सर, हमारे पास आधार से 30 मीटर की दूरी है, तो ये हमारे पास आधार का ही मान है। ये किसका मान है हमारे पास, सर ये हमारे पास आधार का मान है, ठीक है। स्थित एक बिंदु से मीनार के शिखर का ऊर्ध्वाधर कोण इतना है। मीनार की ऊंचाई बताइएगा। अरे भाई मीनार की ऊंचाई बताइएगा, फिर से लंब का मान पूछा है आपको, तो कितना इजी क्वेश्चन आपके पास हो गया। यानी हम ये कह सकते, देखो डायग्राम बनाने की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ रही है, धीरे धीरे हम ये कह सकते हैं सर दी गई राशि कितनी आपके पास है, 30 है। अब 30 है ना आपके पास है, तो इसका मैंने क्या लिखा था सर, 30 डिग्री की जो यूनिट होती है ना आपके पास है, वो लंब की और आधार की वो क्या होती है, 13 होती है। कितनी होती है आपके पास है, 13 होती है। तो आधार कितना आपके पास है, अंडर रूट 3 है, जबकि वहां से कितना आया, 30 है। तो 30 बटे अंडर रूट 3 और मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 1 से। तो अंडर रूट 3 से आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, ठीक है भाई। ये आप ये कह सकते हो कि सर एक तरीके से ये 3 हो जाएगा, और 3 से कितनी बार कट जाएगा, आपके पास है 10 बार। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो 10 अंडर रूट 3 आएगा, जो कि किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा, जो कि आपको डी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ऐसे आपको बड़े प्यार प्रेम से क्वेश्चनों को बनाते हुए इनके साथ साथ चलना है। आप इनको थोड़ा टाइम दीजिए, क्वेश्चनों को 2-2 3-3 बार सॉल्व करिए। अगर आपको इस चैप्टर से डर लगता है तो आप यकीन मानिए किसी तरह की कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। आइएगा एक और क्वेश्चन को पढ़िएगा आप, क्या क्वेश्चन है आपके पास है। क्वेश्चन ये है आपके पास है, एक 8 मीटर ऊंची इमारत की छाया भूमि पर 6 मीटर लंबी है। इसको बना लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इमारत के शिखर से छाया का अंतिम बिंदु की दूरी को दर्शाता है। भाई इसने तो कहीं पे कोई थीटा का मान नहीं दिया है। एक तरीके से अगर हम देखें तो ये ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड ही नहीं है, ये तो यहाँ पर दे दिया। ये पाइथागोरस प्रमेय जो होती है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। 8 मीटर ऊंची इमारत है, ये हम ये कह सकते हैं सर ये हमारे पास है इमारत है, और इसकी ऊंचाई कितनी है आपके पास है, 8 मीटर है। तो ये जो इमारत है ना, मान लीजिए सूरज इधर से निकल रहा है, तो इसकी जो परछाई है, ये परछाई ये है, क्योंकि कोई भी जो आकृति होती है परछाई उसके पीछे होती है। या तो आप ये कहो कि सर ये है ना आपके पास, तो परछाई इस तरीके से होगी या फिर परछाई इस तरीके से होगी। तो आपकी मर्जी है कि आप परछाई को किस तरीके से बनाना चाहते हो। हमने तो सर ये बना लिया कि इसकी जो परछाई है ना वो यहाँ पर है। तो ये जो परछाई है ना ये कितनी लंबी है, इसका मान दिया है, यानी हम ये कह सकते हैं सर ये 6 मीटर लंबी है। भाई ये जो परछाई है, एक तरीके से परछाई जमीन पर पड़ेगी, तो यही तो है ना, इसका नाम परछाई है, इसका नाम क्या है, परछाई है। तो क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है, ये जो शिखर है ना, ये जो शिखर है आपके पास है, इस शिखर से छाया का अंतिम बिंदु, छाया का अंतिम बिंदु, यानी कि सिंपल सी बात ये है सर, हमको कर्ण का मान निकालना है, और 6 8 10 का बेशय भी रेशियो होता है। तो हम ये कह सकते हैं डी ऑप्शन,
भाई अगर आप इससे पहले ट्रिकोनोमेट्री मैंने आपको पढ़ा दिया, अच्छी तरीके से पढ़ के तो आ ही रहे होंगे आप। अगर आप पढ़ के आ रहे हो तो आपको नहीं पता क्या कि ये अगर मान लीजिए 6 8 है तो ये 10 है, और नहीं पता तो निकाल लीजिए, कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण का मान हम कैसे निकालते हैं? अंडर रूट का निशान, आधार स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास है 100, और 100 में से बाहर कितना आएगा आपके पास है 10। वैसे भी आपका आंसर आ जाता, वैसे भी आपका आंसर आ जाता। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना था। आइए फिर से करिएगा, एक और क्वेश्चन आपके पास है। एक घर की ऊंचाई h है, ओके, 5.2 मीटर लंबी सीढ़ी घर के शीर्ष पर जाने के लिए पर्याप्त है। अब हम ये कह सकते हैं सर कि एक तरीके से ये सीढ़ी की लंबाई है, और सीढ़ी की जो लंबाई है ना आपके पास, वो आपके पास है कर्ण कहलाएगा। अब बताओ क्या कोई दिक्कत आई है आपको? इसने कह रखा है कि 5.2 मीटर लंबी सीढ़ी, और मैंने कहा कि एक सीढ़ी या पतंग की डोर होती है, इनको हम कर्ण बोलते हैं, शीर्ष पर जाने के लिए पर्याप्त है। जब क्षैतिज जमीन के साथ इसका झुकाव 45 डिग्री है, तो घर की ऊंचाई कितनी है? यानी घर की ऊंचाई, यानी कि आपसे क्या पूछा है? आपसे वही लंब पूछा है। आपसे क्या पूछा है इसने? लंब का मान हमसे पूछा है। तो हम क्या करेंगे सर, 45 डिग्री है, 45 डिग्री के लिए लंब भी लिखना है, आधार भी लिखना है, और आपको कर्ण भी लिखना है। 112, और ये कितना आपके पास अंडर रूट 2 है। ये कितना आपके पास अंडर रूट 2 है। बगैर डायग्राम बनाए आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? हम ये कह सकते हैं सर हमको इसने कर्ण का मान दिया है। किसका मान दिया? कर्ण का मान। और पूछा किसका है सर? हमसे इसने लंब का मान पूछा। क्यों पूछा है लंब का मान? आप अच्छे से जानते हो कि घर की ऊंचाई, भाई ये आधार है, आधार तो परमानेंटली फिक्स होता है, क्षैतिज होता है। भाई जो आधार होता है, ये आधार तो ये है ना, इसको कभी ऊंचाई आज तक बोला है किसी ने? इसको ऊंचाई बोलोगे क्या कभी आप? तो नहीं बोलोगे। तो आप ये कह सकते हो कि सर ये तो फिक्स है आपके पास है, कि आधार तो नहीं पूछा, इसका मान पूछा है, तो आप क्वेश्चन को जमा दीजिएगा। यानी कि आप ये कह सकते हो दी गई राशि कर्ण का मान कितना आपके पास है? 5.2 है, और बट्टे में कितना आएगा सर? बट्टे में कर्ण की यूनिट आएगी। कर्ण की यूनिट कितनी आपके पास है? √2 है। और मल्टीप्लाई किससे करना है? मल्टीप्लाई करना है आपको किससे? 1 से करना है। तो बस कर दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे? अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे नीचे कितना हो जाएगा? 2। तो ये हो जाएगा 5.2, और इंटू कितना आपके पास है? अंडर रूट 2, और बट्टे में कितना आपके पास है सर? इसको जब हम इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास 2 हो जाएगा। आप बताइएगा, अगर पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितनी जीरो बढ़ाओगे? 1 जीरो। आप 2 से काटिएगा, 2 से अगर हम इसे काटेंगे, 2 से क्या किससे कट रहा है यहाँ आपके पास सर? 4 से कट रहा है। 4 से काटेंगे 13 बार, और 4 से काटेंगे तो 5 बार। तो इस तरीके से आपके पास है 13√2 और बटे 5 मीटर। ये आपका करेक्ट आंसर है, जो कि किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा? जो कि आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। यानी मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अगर डायग्राम बनाने में जोर आता है, आप डायग्राम मत बनाइएगा, आप इन्हीं से काम चला लीजिए। तो पढ़ करके पता लगा सकते हो कि कौन सी चीज़ है आपके पास। लंब, आधार और कर्ण, इसके अलावा तो इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं है ऊंचाई और दूरी वालों के पास की और भी कुछ कर सके इनके अलावा। ये इस बात को आप ध्यान रखें, तो आप ऐसे भी काम चलाएं। चलिएगा फिर से हम एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, और आइएगा पढ़िएगा क्या क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन हमारे पास है यह कि समतल भूमि पर एक बिंदु P से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इससे उन्नयन अवनमन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे। यदि मीनार के पाद से बिंदु भूमि की दूरी 510 मीटर है। अब आप बताइए, ये पाद से जो दूरी होती है, ये एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये आधार का मान है। भाई आधार ही तो होता है ये, जो पाद से जो दूरी होती है वो आधार के अंदर काउंट होता है। मीनार की ऊंचाई बताइए, तो मीनार की ऊंचाई का मतलब क्या पूछा है आपसे? लंब पूछा है। भाई मीनार की ऊंचाई आपसे पूछी है, तो एक तरीके से आपको किसका मान निकालना सर? हमको इसमें लंब का मान निकालना बस। ऊंचाई का 50%, यानी जितना भी मान आया उसका 50% कर देना फिर आप। तो 30 डिग्री के लिए रेशियो लिख लीजिए, लंब, आधार और कर्ण। कर्ण की आवश्यकता इसमें ही नहीं है, तो आप मत लिखिए कर्ण को, केवल 2 ही डेटा लिख दीजिएगा। और 2 डेटा तो बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं आपको। कैसे याद हो जाते हैं सर? 30 का मतलब होता है आपके पास है 13। 30 का मतलब कितना होता है आपके पास है? 13 होता है। आपको किसका मान दिया है? इसी का मान दिया है। हम ये कह सकते हैं कि सर इसी का मान हमको दिया है। आपसे मान किसका पूछा है? आपसे मान पूछा है इस चीज़ का।
किस चीज़ का मान पूछा है आपसे, इस चीज़ का हमसे मान पूछा है। तो दी गई राशि कितनी है आपके पास है सर, दी गई राशि हमारे पास है 510 है। 510 को आप कितना कहोगे, √3 कहोगे। आपको मान किससे निकालना है, 1 से, लेकिन √3 बट्टे में है तो ऊपर नीचे आपको √3 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। जैसे ही हम √3 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो ये आपके पास 3 हो जाएगा। और अगर हम इस 3 से काटते हैं ना तो ये आपके पास है 17 बार, यानी 170 बार कटेगा। तो अभी तक हमारे पास है 170 है, और अंडर रूट कितना आया आपके पास है, 3 आया है। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप एक काम करिए, इसका केवल 50% बताइएगा। तो 50/100, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसका हमको कितना बताना है, 1/2। तो 2 से कितनी बार कटेगा आपके पास है, 85 बार। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 85√3, जो कि किस ऑप्शन में आपके पास है, जो कि आपके पास है सी ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। ऐसे क्वेश्चनों को आपको बनाना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर से आ जाइएगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास, देखिए खूब सारे क्वेश्चन आपके लिए हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दूसरा आएगा, दूसरा नहीं तो तीसरा आएगा, कोई ना कोई तो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। और जैसे ही समझ में आएगा फिर पूरा टाइप ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, एक क्वेश्चन के समझ में आने से ही। तो क्वेश्चन क्या है, समतल भूमि पर किसी बिंदु पी से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण इतना है। यदि मीनार इतने मीटर ऊंची है, यानी हम ये कह सकते हैं सर ऊंची है, मीनार ऊंची है, मतलब हमको किसका मान दिया, लंब का मान दिया है। किसका मान दिया, लंब का। तो मीनार के पाद से बिंदु पी की दूरी, तो आप ये बताइए, आधार का ही मान पूछा है ना, पाद से दूरी आधार को ही बोलते हैं हम। और थीटा कितना आपके पास है, 30 डिग्री है। मैं ये मानता हूँ अब तो आपको अच्छे से याद हो गए होंगे, ये लंब और आधार अब क्या हो गए होंगे, आपको अच्छी तरीके से याद हो गए होंगे। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा जब तक। चलिएगा, बताइए, सॉल्व किया आपने क्वेश्चन को। यानी आप ये कह सकते हो 30 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा आपके पास है 1, और ये √3 किसका मान दिया आपको, लंब का मान दिया है इस बार। यानी आप ये कह सकते हो सर हमको इसने इसका तो मान दिया है, और किसका मान निकालना है आपको, इसका यहाँ पर मान निकालना है। तो लगाइए फॉर्मूला, दी गई राशि और बट्टे में यूनिट, और जिसका मान निकालते हैं उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। √3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 आएगा, तो 330 मीटर। किस ऑप्शन में आपके पास है, ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। ऐसे करना था क्वेश्चन को। आइएगा फिर से करिएगा एक और क्वेश्चन को आप। क्या क्वेश्चन है आपके पास, RRBJE का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है आपके पास है, एक मीनार का उसके आधार से 44 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कि आप ये कह सकते हो, आपको क्या दिया, आधार से, यानी कि ये मान किसका आपके पास है, आधार का मान है। और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए, यानी मान किसका निकालना, आपको एल का मान निकालना। लेकिन इस बार कितना है आपके पास है, 60 डिग्री है। कितना है आपके पास है, 60 डिग्री। तो आप ये कह सकते हो ये लंब है आपके पास है, और ये क्या है आपके पास आधार है। 60 डिग्री के लिए क्या याद करवाया था आपको, यानी हम 30 डिग्री के लिए 30 याद रखते हैं, तो 30 का उल्टा क्या हो जाएगा आपके पास, 31 हो जाएगा। यानी आप ये कह सकते हो 31 को हम क्या लिख सकते हैं सर, √3 और 1 लिखते हैं। किसका मान दिया था इसने, हमको मान दिया है आधार का, यानी कि हम ये कह सकते हैं सर इसका हमको मान दिया है, और मान किसका पूछा है हमको, इसका हमको मान निकालना है। तो दी गई राशि बट्टे में यूनिट, और जिसका मान निकालते हैं उससे आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। उससे क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्या हो गया भाई, ये क्या है यार, वो फॉर्मूलर है ना, तो उसमें ये GPS लगा रखा है ना, तो जैसे कोई उसके टच करता है, स्टार्ट करता है ना, तब उस सायरन की आवाज़ आती है, तो गलती से वो ऑन रह गया था, ठीक है, उसकी आवाज़ आ रही थी। चलिएगा, तो कहाँ पे थे हम सर, यहाँ पे थे। √3 का हमको मान रखना था इसमें, तो हम ये कह सकते हैं 44 इंटू 1.732। अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनर कभी भी नहीं चाहेगा कि आप इसको मल्टीप्लाई करें। क्यों, क्योंकि ये पूछना चाह रहा है आपसे इसका ओनली फॉर मान।
अगर मान निकालना पूछना चाह रहे हैं तो हम इसको डिजिटल सम से कर सकते हैं। डिजिटल सम देखो पहले इन सब के अलग अलग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। देखिए अगर हम इसका डिजिटल सम देखें, ये तो कन्फर्म सर ये दोनों तो इसके आंसर हो नहीं सकते हैं, या तो आंसर ये होगा फिर ये आंसर ये होगा। वैसे भी हम आइडिया भी लगा सकते हैं इसमें। कैसे लगा सकते हैं कि सर दोनों हमारे पास आंसर नहीं, एक 76 है और एक 56 है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है सर, 44 का हम एक तरीके से क्या करेंगे सर, 44 का हम 1.5 गुने से भी ज्यादा करेंगे। भाई 1.5 गुना तो ये होता है ना आपके पास, 1.5 गुना ये होता है। अगर हम 44 का 1.5 गुना करें तो वो होता है आपके पास है कितना, 44 में आप 22 जोड़ दीजिए 66, तो 66 से ज्यादा आंसर आएगा। तो 66 से ज्यादा आंसर आएगा तो ये तो वैसे ही कम है आपके पास है, ये ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। भाई इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि आप 44 को गुणा करिए कितना, 1.73 गुना करिए। 1.5 का मतलब ही 1.5 गुना होता है, ये 2.25 गुना करना है। तो 2.25 गुना करना है तो इसका आधा कितना होता है आपके पास, 22 होता है। अगर हम इसमें 22 भी जोड़ देते हैं तब भी 56 से ऊपर आएगा आंसर। तो इसलिए ए ऑप्शन है, आप ऐसे भी दिमाग लगाएं, अन्यथा डिजिटल सम से आप आराम से ट्राई करके देख सकते हो। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे फिर से आ जाइएगा। आप क्या क्वेश्चन है आपके पास है सर, क्वेश्चन हमारे पास है ये कि किसी स्तंभ के पाद से, यानी कि वापस से आपको क्या दिया है, आधार का मान दिया है। किसी बिंदु से स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। आपसे पूछा है कि ऊंचाई कितनी है, ये लंबाई का मान पूछा है। तो 30 डिग्री के लिए रेशियो लिखिएगा आप लंब और आधार का। ये कितना होता है आपके पास है, 13 होता है ना आपके पास, ठीक है। इसका मान दिया है, यानी हम ये कह सकते हैं सर 129 बटे में √3, और मान किसका निकालना है, 1 का निकालना है। तो करना क्या है, √3 से ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये 3 हो जाएगा, और 3 से हम जैसे ही काटेंगे तो ये 4 और 3 बार, यानी सर सिंपल सा 43 और √3 आएगा, जो कि आपको किस ऑप्शन में मिलेगा, जो कि आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। अब ये हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, इसको भी हम आइडिया से ही करेंगे इसी टाइप का, क्योंकि इसमें भी देखिए वो आपके पास है पॉइंटों में है कैलकुलेशन। क्या है, एक सीढ़ी दीवार से टिकी हुई है, सीढ़ी का निचला हिस्सा दीवार से इतने सेंटीमीटर दूर है। इतने सेंटीमीटर दूर है मतलब ये आधार है। भाई दूरी को हम आधार बोलते हैं। 60 डिग्री का कोण बनता है। जिस दीवार को यह सीढ़ी छूती है उसकी ऊंचाई बताइएगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं उसकी ऊंचाई बताइएगा, यानी सर हमसे इसने लंब पूछा है। तो आप यहाँ 60 डिग्री का रेशियो फिर से लिखिएगा। 60 डिग्री में हम क्या लिखते हैं, लंब और आधार, यानी ये कितना होता है आपके पास √3 और 1। किसका मान दिया है इसने, आपको जो मान दिया है ना वो इसका मान दिया है आधार का, और आपको जो मान निकालना है वो किसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तो हम ये कह सकते हैं सर दी गई राशि, दी गई राशि कितनी है हमारे पास है, इतनी हमारे पास है दी गई राशि, ठीक है। और बट्टे में कितना है 1, लेकिन इसको आपको मल्टीप्लाई करना √3 से, और √3 का इसने मान दिया होगा, √3 का मान नहीं दिया है, चलो कोई बात नहीं, नहीं दिया। तो देखिए मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। आपको पता है कि √3 का जो मान होता है ना वो सीधे आप रख सकते हो, या तो एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, इतना आपके पास है, क्योंकि ऑप्शन देखो काफ़ी दूर दूर ऑप्शन है, 12, 17, 1900, 1500 काफ़ी दूर दूर है। आप इसको 1.732 से मल्टीप्लाई करोगे तो अगर सर हम इसका आधा लेते हैं, 1100 और 15 का आधा कितना होता है, एक तरीके से 1100 का आधा 550 होता है। अगर हम इसमें 550 जोड़ते हैं, अगर हम इसमें 550 जोड़ देते हैं ना तो सर 1600 और कुछ तो हो गया। इसका मतलब ये है सर ये दो ऑप्शन तो हमारे वैसे ही कट गए। भाई अगर हम इसमें आधा भी लेते हैं, क्या मेरी बात को आप नहीं समझ पा रहे हो कि मैं कैलकुलेशन कैसे करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये 1.73 है ना, इसका मतलब उसको 2.25 गुना करना है, 2.25 गुना के आसपास करना, क्योंकि 1.75 नहीं है, 1.73 है। तो जब हम 1.5 गुना करते हैं ना, 1.5 गुना इन दोनों से ज्यादा हो रहा है, तो हमको करना क्या है सर, 1.5 गुना करना है, तो अभी भी 0.25 गुना और है, तो सी ऑप्शन आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करने होते हैं, आइडिया से कभी भी ये मल्टीप्लाई नहीं करने होते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। हमने क्या किया सर, इसको 1.5 गुना लेकर के देखा, 1.5 गुना में हमको पता इन दोनों से ऊपर चली गई संख्या, तो इससे भी ऊपर जाएगी कन्फर्म, तो फिर हमारा ये आंसर था, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चनों को बनाना था। तो ये थी आपके पास आज की क्लास, जो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे, थोड़ा सा आप दिमाग का यूज जरूर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइप के साथ, और वो रहेगा आपके पास है टाइप नंबर 2।
नेक्स्ट टाइप क्या रहेगा, टाइप नंबर 2। आराम से तसल्ली से जितने भी 12 क्वेश्चंस कराए हैं ना आपको, उन सभी क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करिएगा, 2 से 3 बार सॉल्व करिए अगर आपको इस चैप्टर से डर लगता है तो। आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।